हेलो स्टूडेंट, स्वागत है जीडी कांस्टेबल के जितने भी विद्यार्थी बॉय एंड गर्ल हो। यह क्लास आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाला है आपका एग्जाम फाइनल एग्जाम में, क्योंकि यह प्रश्न पत्र प्रीवियस ईयर का है जो कि 22/2/2024 का 9 से 10 यानी फर्स्ट शिफ्ट का पूछा हुआ प्रश्न है। जीडी कांस्टेबल 2024 इस क्लास के माध्यम से आप सभी को मैथ का जो 20 प्रश्न पूछा गया था, 20 प्रश्न का सोल्यूशन कराया जाएगा। ओनली 5 to 7 सेकंड में हर प्रश्न को सोल्यूशन कराया जाएगा। और आप सभी को पता होगा कि प्रीवियस ईयर कितना इंपॉर्टेंट है, आपका फाइनल एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इंक्रीज करने में मदद करेगा। तो यह क्लास मिस ना करना, एक भी प्रश्न को मिस ना करना, सभी प्रश्न को बारीकता से लगाना और फाइनल कमेंट में बताना कि कितना आप लोग सही कर रहे हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम लोग मैथ का पहला प्रश्न। देखो देखो मैथ का पहला प्रश्न यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है भाई, समझना। मैथ का पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उन संख्याओं के योग का 30% है तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बताना है। सिंपल तरीका से हमें यहाँ पे क्या करना है, तो दो संख्या, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या x माना, सबसे छोटी संख्या y माना। अब हमें जैसे कहेगा वैसे करना है। करा दो संख्याओं के बीच का अंतर, यानी बीच का अंतर x माइनस वाई के बीच का अंतर। ठीक है, दो संख्याओं के बीच का अंतर उन संख्याओं के योग, यानी उन संख्याओं के योग, यानी यही दो संख्या यानी x प्लस वाई के योग का 30% है, यानी 30/100 है। अब हमें यहाँ से हल कर देना है। यहाँ से हमारा राइट आंसर सिंपल तरीका से आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, या 10 इस तरफ आएगा और इस तरफ आएगा तो यहाँ पे गुना हो जाएगा, यानी यहाँ पे 10x हो जाएगा और माइनस का 10y हो जाएगा। और इधर हम बात करें तो इधर 3x हो जाएगा और प्लस का 3y हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 3x इधर आएगा तो यह 3x प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, और 10y उधर जाएगा तो यह माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। अब देखो 10x में 3x घटा दोगे तो कितना होगा, 7x, और बराबर का ये प्लस में हो जाएगा तो 10 और 3 13y। अब अगर हम x/y की बात करें तो x/y इधर 13 हो जाएगा और इधर 7 हो जाएगा, यानी 13:7। 13:7 देखो ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी इस प्रश्न को 2 सेकंड में बिल्कुल राइट आंसर प्राप्त कर सकते थे। ठीक है, मैं तो समझाया तब इतना लगा, समझ पा रहे हो। चले नेक्स्ट पे। देखो 2 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 2 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर पर 2 बरस के लिए साधारण ब्याज इतना रुपया है। करा समान अवधि समान ब्याज दर पर धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। सिंपल तरीका से हमें यहाँ पे जैसे जैसे कर रहा है ना वैसे वैसे करना है। देखो कर रहा है निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज, यानी आर दर कितना है भाई, तो 6% है। कितना है, तो 6% दर है। कर रहा है 2 बरस के लिए, यानी समय कितना है, तो समय 2 साल है। साधारण ब्याज यानी एस आई कितना है, तो एस आई यहाँ पे 960 है। 960 है। अब कर रहा है ना कि समान अवधि और समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि धन कर रहे समान धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालने से पहले हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। अब प्रिंसिपल देखो इस माध्यम से निकल जाएगा, यानी साधारण ब्याज से। तो एस आई बराबर क्या होता है भाई, तो एस आई बराबर होता है पी गुने आर गुने टी और बटा का 100 होगा। ठीक है, अब देखो साधारण ब्याज यहाँ पे कितना है, 960 है, बराबर प्रिंसिपल निकालना है, गुने दर कितना है 6 है, और यहाँ पे समय कितना है 2 साल है, और बटा का 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो काटना है। देखो यहाँ पे अगर हम इस तरह से काटते हैं, यहाँ से देखो 2 और 6 12 हो गया। अब 12×5 = 60, 12×6 = 72, बर से 84, 12×8 = 96, 8 मरतम कटेगा और यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, अब ये 100 और 80, यहाँ पे ये डबल 0 इधर चला जाएगा, यानी प्रिंसिपल हमें यहाँ से कितना निकल के आया, तो 80 और ये डबल 0 यानी 8000। 8000 हमें क्या निकल गया, प्रिंसिपल। अब हमें करा है ना कि समान अवधि यानी समय यही होगा, समान ब्याज ब्याज भी यही रहेगा, समान धनराशि यानी धनराशि भी प्रिंसिपल भी यही रहेगा। अब करा है चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से कितना होगा, यानी सी आई हमें बताना होगा। अब सी आई हम सिंपल तरीका से कैसे निकालेगा गए भाई, तो देखो सी आई यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले ये देखो। तो सबसे पहले देखो देखो यहाँ पे सी आई आप लोग सिंपल फार्मूला से भी निकाल सकते हो, लेकिन सिंपल फार्मूला से निकालोगे बहुत टाइम लगेगा, आप लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम दे दोगे। शॉर्ट तरीका से सीखो कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले देखो क्या दे रखा है,
तो अगर हम बात करें यहाँ पे देखो प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल कितना है भाई, तो प्रिंसिपल 8,000 है। अब प्रिंसिपल को भागा हम क्या देंगे, तो प्रिंसिपल से देंगे यानी 100 से। हमें क्या करना है, तो अब हमें यहाँ पे ब्याज निकालना होगा। हमें पूछ रहा है क्या, तो हमें पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हमें यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज लाना पड़ेगा। अब कैसे निकलता है, तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज हम यहाँ दर और समय से निकालते हैं। दर कितना है, तो 6% और समय कितना है, तो 2 बरस। यानी हमें क्या करना है, तो 6% यानी 6 का 2 बार सक्सेसिव निकालना है। समय 2 बार है तो 2 बार सक्सेसिव निकालेंगे, 3 रहेगा 3 बार निकालेंगे। यानी 6 प्लस का 6 प्लस 6 और गुने का 6 और बटा का 100। ठीक है, इसी प्रकार सक्सेसिव निकालते हो। और 6 6 12 हो गया, दशमलव का 6 छक्का 36 और 2 जीरो यानी दशमलव के बाद 36। अब यानी कितना आ गया, तो 12.36। ये क्या हुआ, तो ये हमारा ब्याज हुआ। यानी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो 12.36। अब इसका मान हल कर दो, आप लोग का क्या निकल जाएगा, तो यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। सिंपल तरीका से देखो, ये 2 जीरो नीचे आ जाएगा, दशमलव हटेगा। अब इसको काटो, देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, 1 जीरो से ये 1 जीरो कटा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो ऊपर में कितना बचा, ये 4 बचा और यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हल कर लो, देखो अब इसको गुना करो, 1236 को 4 से गुना करोगे और 5 से भाग दो। देखो 6 चका 24 का 4 बाकी 2, 4 तिया 12 और 12 2 कितना होगा भाई, तो 14 का 4 बाकी 1 और 4 दूना 8 और 1 9 और 4 एकम का 4 कितना आया, तो 4,944 में 5 से भागा दोगे तो देखो यहाँ पे सिंपल तरीका से आ जाएगा। 5 नमा का 45, फिर पन अठी का 40, फिर पन अठी के 40 और दशमलव पन अठी का 40। यहाँ पे कौन आ गया, तो यहाँ पे आ गया 9,988.8 रुपया, जो कि क्या है आपका राइट आंसर है। तो बोलोगे इसमें आप लोग इतना टाइम लगा दिए हो, देखो टाइम लगेगा, यहाँ से प्रिंसिपल आप सभी को निकालना पड़ेगा। अब एस यहाँ पे SI से प्रिंसिपल आप लोग को निकालना पड़ेगा, तो 8,000 ये तो निकालना पड़ेगा। अब यहाँ से आप लोग को क्या करना पड़ेगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा, या तो आप फार्मूला धर के रखोगे तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं तो शॉर्ट तरीका से बताया तो इतना समय लगा। ठीक है, तो बोलोगे आप लोग थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेते हो, तो यहाँ पे समझना, हमें समझाना पड़ता है। आप लोग यहाँ पे फाइनल एग्जाम में सिर्फ आंसर पता करोगे तो आप लोग को तो कम समय लगना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखना क्या कर रहा है, तो 3 नंबर का प्रश्न देखो। 3 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है, कह रहा है किसी वस्तु पर 50% का छूट देने के बाद भी 50% का लाभ होता है। वस्तु पर कोई भी छूट ना देना हो। देखो 3 नंबर का प्रश्न समझना, कर रहा है किसी वस्तु पर 50% की छूट देने के बाद भी 50% का लाभ होता है। वस्तु पर कोई भी छूट ना देने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। सिंपल तरीका से देखो, माना कि वस्तु का यहाँ पे सिर्फ इसलिए मानते हैं कि देखो, अगर मैं मान लिया कोई वस्तु का अंकित मूल्य 100 है, अंकित मूल्य 100 है, अगर इस पर 50% का छूट दे रहा है तो भी 50% का लाभ हो रहा है। यानी अंकित मूल्य 100 है, अगर 100 पर 50% का छूट देगा यानी विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, तो विक्रय मूल्य यहाँ पे होना चाहिए 50। देखो कोई सामान का अंकित मूल्य 100 रुपया है, अब कर रहा है कि 50% का छूट दे रहा है, यानी बेच रहा है कितना, तो 50 रुपया में। ठीक है, इतना समझ पा रहे हो। अब यहाँ से अगर हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं तो निकलेगा, तो बिल्कुल निकलेगा। क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, तो विक्रय मूल्य कितना है 50। ठीक है, अब कह रहा है कि 50% का लाभ कमा रहा है, यानी 100 का सामान था और 100 में क्या कर रहा है, 50% का लाभ कमा रहा है, यानी 150 होगा। अब इसको काटो, देखो कैसे करेगा, तो यहाँ से देखो ये 0 हो गया और 5 दिया का 15, यानी क्रय मूल्य कितना हो गया भाई, तो 100/3। ये 100/3 क्या हुआ, तो यहाँ पे क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब कर रहे हैं ना कि वस्तु पर कोई भी छूट ना दिया जाए, वस्तु पर कोई भी छूट ना दिया जाए यानी नया विक्रय मूल्य। इस तरह से समझना, अगर कोई भी छूट ना दिया जाए यानी मान लो कि विक्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य और बराबर अंकित मूल्य मान लिया, और मान लो कोई छूट ना दिया जाता यानी 100 रुपया। मान लो कि 100 रुपये इसका अंकित मूल्य है और बेच भी रहा है 100 रुपया में, तो कोई छूट दे रहा है, नहीं ना दे रहा है। तो वही एग्जामिनर कर रहा है कि वस्तु पर कोई भी छूट ना दिया जाए यानी विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य दोनों समान हो, 100 रुपया हो, कोई छूट नहीं दे रहा है, तो ना देने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना था पहले, तो 100/3, अब बेच रहा है इतना में।
अब इन दोनों को अगर हम घटाएंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, लाभ निकलेगा, लाभ निकलेगा ना। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं 100 में अगर हम यहाँ पे 100/3 को घटा देते हैं तो हमारा लाभ निकलेगा। अब देखो यहाँ पे 3 होगा ना, तो यहाँ पे 300 हो गया और यहाँ पे 100 हो गया, बराबर है हमें यहाँ पे कितना निकल गया 200/3। अब 200/3 जो निकला ये हमारा क्या निकला भाई, तो ये हमारा लाभ निकला। अब कह रहा है कि लाभ प्रतिशत बताना है, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हो, तो लाभ कितना है, तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हो, तो जितना लाभ होगा उतना, यानी 200/3 और क्या, तो क्रय मूल। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हो, लाभ बटा का क्रय मूल, क्रय मूल कितना किए हो, तो देखो यहाँ पे क्रय मूल कितना था, तो 100/3 यानी 100/3 हो जाएगा और गुने का 100 होगा, इतना होता है ना। अब आप लोग यहाँ से क्या करो, तो हल करो, 3 से 3 होगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2 और डबल जीरो, यानी 200 रुपया, यानी 200% क्या होगा, तो इसका लाभ होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा बिल्कुल क्या, तो सही, बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हो। चले नेक्स्ट प्रश्न पे, तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 4 नंबर का प्रश्न। और सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर देना, जो न्यू हो ना चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि प्रतिदिन क्लास यानी हर शिफ्ट का सॉल्यूशन का क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके, ठीक है। 4 नंबर का प्रश्न समझना करा, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 48 सेंटीमीटर है और 64 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का परिणाम क्या होगा। सिंपल तरीका से देखो, अगर हम समचतुर्भुज का परिमाप की बात करें ना, तो 4 गुने का क्या होता है भाई, तो भुजा होता है, 4 गुने का भुजा होता है। लेकिन यहाँ पे भुजा कहीं नहीं दे रखा है, विकर्ण दे रखा है दोनों। अब भुजा निकाल, सबसे पहले हमें भुजा निकालना पड़ेगा। अब भुजा बराबर क्या होता है भाई, तो भुजा बराबर होता है रूट का अंडर यानी D1 यानी 48/2 और के इसका स्क्वायर, फिर प्लस का यहाँ पे 64/2 और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 32 और इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये अंडर रूट हो जाएगा, ये भुजा बराबर है, ठीक है। अब इसको अगर हम बात करते हैं कि 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो इसका स्क्वायर होता है 576, कितना होता है 576। और 32 का स्क्वायर की बात करें ना, तो 32 का स्क्वायर कितना होता है 1000, कितना होता है भाई, तो 1024। अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो देखो हमें कितना प्राप्त होता है, 6 4 10 के 0 बाकी 1 और 7 और 2 9 1 10 के 0 बाकी 1 और 10 5 15 1 16, यानी रूट अंडर 1600। अब रूट अंडर 1600 के अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो 40, यानी भुजा हमें कितना प्राप्त हो गया, तो भुजा 40 प्राप्त हो गया। अब हमें क्या कर रहा है, तो परिमाप निकालना है, तो समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4 गुने का भुजा, 4 गुने का भुजा यानी 4 और गुने का 40, 4 गुने का 40 कितना होता है, तो 160 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। आपका राइट आंसर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर। समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा भाई, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखो 5 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 50% की वृद्धि होती है। 1 केजी गेहूं का मूल्य में अगर हम 50% वृद्धि करते हैं और वृद्धि 25 रुपया और वृद्धि हो रहा है 25 रुपया, तो प्रति किलो गेहूं का नया मूल्य कितना होगा। सिंपल तरीका से 75 रुपया होगा। यहाँ से समझ सकते हो कैसे होगा, तो देखो अगर मैं मान लिया कि पुराना मूल्य कितना है, तो पुराना मूल्य x है। अब कह रहा है कि 1 किलो गेहूं का मूल्य में, यानी 1 किलो गेहूं का मूल्य x है। अब कर रहा है 50% वृद्धि कर रहा है, यानी 50% क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। अब वृद्धि करने पर कई रुपया बढ़ रहा है, तो 25 रुपया बढ़ रहा है, यानी x जो है वह पुराना मूल्य निकलेगा। यानी x का मान यहाँ से कितने निकलेगा, तो 50 दूना का 100 और 25 दूना का 50, यानी पुराना मूल्य 1 किलो गेहूं का मूल्य कितना था, तो 50 रुपया। लेकिन जब 50% की वृद्धि किया ना, तो 25 रुपया बढ़ गया, तो नया मूल्य क्या होगा भाई, तो नया मूल्य कितना होगा, तो नया मूल्य 50 रुपया और 50% वृद्धि किया तो 25 रुपया बढ़ गया, यानी 25 रुपया जोड़ दो, यानी कितना बढ़ेगा, तो 75 रुपया। 75 रुपया ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे, तो देखो यहाँ से समझना आप लोग क्या कर रहा है। 6 नंबर का प्रश्न, 6 नंबर का प्रश्न करा, यदि MNP बराबर इतना है, P और Q बराबर इतना है, तो MQ का मान कितना होगा। सिंपल तरीका से देखो यहाँ पे क्या है, M है, N है,
और P है। इसका रेशियो 3 है, 7 है और 5 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करा, M रेशियो Q। अब इसका कितना मान है भाई, सॉरी यहाँ पे इसका तो हमें निकालना है। यहाँ पे क्या दे रखा है, तो यहाँ पे दे रखा है P रेशियो Q। P रेशियो Q का मान कितना है, तो 1 रेशियो का 2। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो M N P और यहाँ पे क्या हो जाएगा Q, इसका हमें रेशियो निकालना है। ठीक है, अब सिंपल तरीका से कैसे निकालते हैं, तो देखो इसमें और इसमें सेम कौन कौन दिख रहा है भाई, तो यहाँ पे P, यहाँ पे P। अगर P का मान देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, लेकिन P का मान दोनों जगह सेम होना चाहिए। सेम होना चाहिए यानी इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, गुना का 5, तभी सेम होगा। अब इसमें 5 गुना करेंगे तो इसमें भी हम 5 गुना कर देंगे। अब देखो M का मान यहाँ पे क्या है, 3 है। N का मान देखो यहाँ पे कितना है, 7 है। और P का मान देखो इतना, यहाँ पे कितना है, 5 है। और Q का मान देखो यहाँ पे कितना है, तो 5 दूना का 10 है। हमें पूछ रहा है M और Q का। M देखो यहाँ M कितना है, तो 3 है। और Q यहाँ पे कितना है, 10 है। यानी 3 और 10, 3 और 10 देखो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है। और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक जरूर कर देना, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि प्रतिदिन क्लास का अपडेट मिलता रहे। ठीक है, 7 नंबर का प्रश्न समझो। करा है एक्स रेशियो बाई का मान इतना है, तो एक्स माइनस बाई और रेशियो एक्स प्लस बाई का मान कितना होगा। सिंपल तरीका से हम समझेंगे। देखो एक्स माइनस का बाई, एक्स माइनस का बाई यानी 11 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, तो 6 आएगा। रेशियो का एक्स प्लस बाई यानी 11 प्लस का 5 करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। यानी हमें यहाँ से काटेंगे तो यहाँ से 3 होगा, यहाँ से 8 होगा। 3:8, 3:8 देखो ऑप्शन नंबर 1 में है, जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न समझना क्या करा है, 8 नंबर का। 8 नंबर का प्रश्न करा है, एक कक्षा में 30 छात्र का औसत आयु 20 बरस है। ठीक है, 30 छात्र का औसत आयु कितना है, 20 बरस है। यदि प्रत्येक छात्र की आयु 5% की वृद्धि की जाती है, तो औसत आयु में कितनी वृद्धि होगा। देखो यहाँ पे करा है ना, कि यहाँ पे सिंपल तरीका से समझना कि 30 छात्र की औसत आयु 20 बरस है। यदि हर विद्यार्थी में, हर छात्र में 5 बरस की वृद्धि की जाती है आयु में, तो आयु कितना प्रतिशत वृद्धि होगा, तो जितना से बढ़ता है उतना ही प्रतिशत वृद्धि होता है। यानी यहाँ पे कितना होगा भाई, तो यहाँ पे आयु में 5 वृद्धि होगा। यानी राइट आंसर क्या होगा, तो उसका आयु में कितना होगा, तो 5 बरस की वृद्धि होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चले नेक्स्ट पे देखो, अगला प्रश्न समझना क्या करा है, 9 नंबर का प्रश्न। 9 नंबर का प्रश्न करा है, P Q और R का औसत कितना है, तो 40 है। यहाँ पे समझना P प्लस Q प्लस R का औसत मान कितना है भाई, 40 है। आगे करा है P और Q, P प्लस Q का औसत मान कितना है, तो 35 है। Q और R का औसत मान कितना है भाई, तो Q और R का औसत मान यहाँ पे कितना है, 45 है। अब कह रहा है कि Q का मान क्या होगा। अब हमें करना बताना है, तो Q का मान कितना होगा। सिंपल तरीका से यहाँ पे समझना, यहाँ पे देखो कितना, यहाँ पे देखो तीन व्यक्ति का औसत मान 40 है। यानी 40 गुने का 3 करेंगे, 40 तिया 20। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 व्यक्ति का मान यहाँ पे कितना है, तो 35 है। तो 35 गुने का 2 करेंगे, यानी इसका औसत आयु क्या होगा, 35 गुना का 70। अगर Q प्लस R 2 व्यक्ति है, तो 45 गुने का 2 करेंगे, यानी 45 दूना का 90। यानी इसका PQR का औसत आयु 120 बरस है, PQ का औसत आयु 70 बरस है, QR का औसत आयु 90 बरस है। ठीक है, अब हमसे एग्जामिनर हमारा पूछ क्या रहा है, जो हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, देखो हमसे पूछ रहा है Q का मान कितना होगा। अब Q का मान कैसे निकालेंगे, तो Q का मान देखो यहाँ से हम क्या करेंगे ना, अगर हमें Q का मान निकालना है, तो सिंपल तरीका से यहाँ पे इस तरह से समझना। यहाँ पे हमें क्या करना है, तो Q का मान निकालना है, तो किसी को भी उठा लो। अगर यहाँ से देखो, यहाँ से हम Q और R का मान लेते हैं। अगर हम Q और R का मान लेते हैं और PQR में हम घटा देते हैं, यानी यहाँ पे देखो QR, तो यहाँ से QR और QR कट जाएगा। यानी 120 में अगर हम 90 को घटाते हैं तो हमें 30 आता है। और 30 जो मान आएगा वह किसका मान आएगा, P का। यानी यहाँ से P का मान हमें कितना निकल गया, तो P का मान हमें 30 निकल गया। P का मान हमें 30 निकल गया। अब देखो इसमें अगर हम P का मान रखते हैं, तो देखो P और Q का टोटल मान 70 है, लेकिन P का मान यहाँ पे 30 है, तो Q का मान कितना होगा, 40 होगा। और हमारा एग्जामिनर पूछा Q का मान, तो Q का मान कितना है, 40 है। यानी यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चले नेक्स्ट पे देखो, 10 नंबर का प्रश्न समझना करा, एक घड़ी 6,000 रुपये में खरीदी जाती है
और 5,500 में बेची जाती तो हानि प्रतिशत क्या होगा। देखो खरीदा यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है भाई, तो क्रय मूल्य 6,000 रुपया है। इतना रुपये में बेचा गया यानी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है भाई, तो विक्रय मूल्य 5,500 है। तो कह रहा है हानि, हानि क्या होगा, तो घटा देंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, यानी हानि कितना हुआ, तो 500 का। और 500 का हानि हुआ कितने पे, तो क्रय मूल्य पे, यानी 6,000 पे हानि का मूल्य हुआ, और गुने का 100 होगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, यहाँ पे कितना हो गया, तो यहाँ पे हो गया 50, और यहाँ पे बटा का 6, 50/6 में भाग दोगे तो यहाँ पे कितना होगा, तो 8.33, 8.33, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 3 होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ तक हर विद्यार्थी समझ पा रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 11 नंबर का प्रश्न क्या करा। 11 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप सभी से कहा जा रहा है कि इतना 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 का महत्तम समवर्तक क्या होगा। यहाँ से हमें क्या बताना है, तो यहाँ पे महत्तम समवर्तक यानी मासा बताना है। कैसे बताएंगे, तो सिंपल तरीका से इसको हल करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले छोटा कौन है, तो छोटा ये है, सबसे बड़ा कौन है, ये है, तो सबसे छोटा यहाँ होगा और सबसे बड़ा यहाँ होगा, ठीक है। अब यहाँ से लगाओ, कितना मरतम लगेगा, अगर 2 मरतम लगाएंगे नहीं लगेगा, 1 मरतम, 2 5 8, ठीक है। अब 17 में से अगर हम 8 को घटाते हैं तो कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया 7 में से 5 जाएगा 2, और यहाँ पे हो गया 3 में से 2 जाएगा 1, ऊपर से उतरेगा 5 2 5 8। अब कितना मरतम लगेगा, 2 मरतम, 9 दूना 18 का 8, 12 दूना 24, 1 25, यानी ये कट गया। यानी यहाँ से हमारा कितना है, हम यहाँ समझना, यहाँ से हमें कितना आ रहा है, तो 129 आ रहा है। अब अभी बच रहा है कौन, तो बच रहा है 301, यानी 129 होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 301, ठीक है। अब यहाँ से कितना मरतम लगेगा, तो 2 मरतम लगेगा, तो 9 दूना 18 के 8, बाकी 1, और 12 दूना 24, 1 25, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 25 होगा। अब 301 में हमें क्या करना है, तो 258 को घटा देना है। यहाँ पे देखो क्या होगा, तो 11, 11 में से 9 जाएगा, यहाँ 11 में से 8 जाएगा, क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। यहाँ पे बचा 9 में से 5 जाएगा 4, ये कटकुट, ऊपर से उतरेगा 1 2 9। अब कितना मरतम है, 3 मरतम है, 3 3 9 और 4 3 12, यानी हमारा राइट आंसर 43, 43 जो आया बिल्कुल सही आया, जो कि क्या है, आपका मासा है, ठीक है, महत्तम समवर्तक है। तो चले नेक्स्ट पे। देखो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 12 नंबर का प्रश्न। 12 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है कि अमर सचिन से 10% अधिक कुशल है। यदि सचिन अकेले किसी काम को 44 दिन में पूरा करता है तो अमर अकेला उसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा। देखो यहाँ पे सिंपल तरीका से इसको हल करना है। यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, तो अमर जो है ना सचिन से 10% अधिक कुशल है, यानी यहाँ पे कौन है, तो अमर है, और यहाँ पे कौन है, तो सचिन है, ठीक है। अब अमर जो है सचिन से 10% अधिक, यानी यह 100 है, तो यह 110% अधिक कुशल है, यानी यहाँ पे क्या कर रहा है, तो कुशलता यानी कार्य क्षमता यहाँ पे बताया जा रहा है। अब इसको हम काट देंगे तो क्या आ गया, तो यहाँ पे 11:10। अब देखो कार्य क्षमता जो होता है समय का क्या होता है, तो उल्टा होता है, यानी समय का क्या हो जाएगा, उल्टा, यानी 10:11 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर रहा है एग्जामिनर, कर रहा है यदि सचिन जो है अकेले किसी काम को 44 दिन में करता है, सचिन जो है अकेले किसी काम को 44 दिन में कर रहा है, और यहाँ पे सचिन देखो अकेले किसी काम को 11 दिन में कर रहा है, तो कर रहा है अमर अकेले उसी काम को कितना दिन में करेगा, अमर यहाँ पे 10 दिन में करेगा, यानी काट दो, 11 चौका 44 और 10 छक्का 40, यानी अमर जो उस काम को कितना दिन में करेगा, तो 40 दिन में। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो यहाँ पे समझना आप लोग 13 नंबर का प्रश्न। 13 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य इतना है, तो उस पर छूट कितना प्रतिशत का है। सिंपल तरीका से देखो, अंकित मूल्य की अगर हम बात करें ना, तो अंकित मूल्य कितना है, 4,500। विक्रय मूल्य की बात करें तो विक्रय मूल्य यहाँ से कितना है भाई, तो 3,900। ये क्या है, अंकित मूल्य, ये विक्रय मूल्य। अगर हम छूट की बात करें तो दोनों को घटा दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 होगा, 0 होगा, यहाँ पे 6 होगा, यानी 600। 600 को क्या हुआ, हानि हुआ। अगर हम छूट हुआ, अगर हमें छूट प्रतिशत निकालते हैं तो किस पर निकालते हैं, तो यहाँ पे सिंपल तरीका से हमें छूट निकाला है, परसेंटेज नहीं करा है, तो छूट देखो 600 हुआ, 600 हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा,
ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है, 14 नंबर का प्रश्न। 14 नंबर का प्रश्न समझना कर रहा है, एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज इतना है, करा उसी धनराशि पर समान ब्याज दर पर 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। सिंपल तरीका से यहाँ पे समझना क्या कर रहा है। कर रहा है 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या है, 1782 रुपये। ठीक है। कर रहा उसी धनराशि, धनराशि भी सेम है, समय समान ब्याज दर भी सेम है। तो 10 बरस में, तो 10 बरस में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल देखो 3 बरस में इतना रुपया हो गया तो कितना गुना हो गया, तो देखो यहाँ पे हो गया 3 चौका 12, 3 पचे का 15। ठीक है। और 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 अठी 24, 3 नौ का 27 और 3 चौका 12, इतना गुना हुआ। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 594 गुना हो जाएगा, यानी 594 और 0, ये इतना गुना होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। चले नेक्स्ट पे देखो, अगला प्रश्न समझना क्या करा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हो गया 14 नंबर का हो गया ना, बिल्कुल 14 नंबर का हो गया। 15 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा। 15 नंबर का प्रश्न समझना यहाँ पे क्या करा है इतना के भिन्न में परिवर्तन करें। भिन्न में परिवर्तन करना है सिंपल तरीका से, कैसे करेंगे तो देखो इसका सिंपल रूल होता है, क्या करा है 0.41 और रेकरिंग कितना है, कितना पे है तो 1 पे है। अब इसको हमें कितना लिख देना है, तो 41 लिखना है। अब देखो जिस संख्या पे रेकरिंग नहीं है उस संख्या को माइनस कर देना है, यानी ऊपर वाले में हमें माइनस कर देना है, कितने पे है 4 पे नहीं है, तो 4 को हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है। फिर देखो हमें क्या करना है, जितने पे रेकरिंग रहेगा उतना 9 देना है, और जितने पे रेकरिंग नहीं रहेगा उतना पर 0 देना है। अब यहाँ पे हल कर दो, 41 में अगर हम 4 को घटा देते हैं तो 37 और बटा का 90, 37 बटा का 90 ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका राइट आंसर। ठीक है। चलो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 16 नंबर का प्रश्न। 16 नंबर का प्रश्न समझना कर रहा है, इतना रुपया में एक रेफ्रिजरेटर बेचने पर अनुराग को 30% का हानि होता है। यदि 25% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे रेफ्रिजरेटर को कितना में बेचना पड़ेगा। सिंपल तरीका से समझो क्या कर रहा है, तो 28,000 रुपया में क्या कर रहा है, एक रेफ्रिजरेटर को बेचने पर हानि हो रहा है कितना का, तो हानि हो रहा है 30% का, यानी हानि हो रहा है 100 का समान था 30% का, यानी कितना हो रहा है भाई, तो 70 हो रहा है। ठीक है। करा यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता है, अगर 25% वह लाभ कमाना चाहेगा तो कितना पर बेचना चाहिए, यानी 100 का 125 रुपये का लाभ कमाना चाहता है 100 पे, तो उसे कितना में बेचना, रेफ्रिजरेटर को कितना में बेचना चाहिए था। अब यहाँ पे हल कर लो, कैसे करोगे तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 7 से काटोगे 7 चौका 28, यहाँ पे 2 जीरो। अब गुना कर लो, 1 जीरो 2 जीरो, यहाँ पे 4 पचे 20 के जीरो बाकी 2, और यहाँ पे क्या होगा, तो 4 दूना 8, 8 और 2 जीरो बाकी 1, 4 कम का 4 और 1 5। ठीक है। समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी, यानी कितना आ गया, तो 50,000 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है आपका राइट आंसर। ठीक है। चले नेक्स्ट प्रश्न पे देखो, अगला प्रश्न समझना 17 नंबर का। क्या कर रहा है भाई, कर रहा है यदि एक कार 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 150 किलोमीटर की यात्रा करती है तो पूरी यात्रा का समय कितना लगेगा। हमें पूछ रहा है समय, समय बराबर क्या होता है भाई, तो यानी समय बराबर होता है डिस्टेंस बटा स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है, तो 150 किलोमीटर का है, और स्पीड कितना चल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर, यानी 50 तिया का 150, यानी 3 घंटा समय लगेगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। विभाज्यता का नियम आप सभी को पता होगा कि सभी संख्याओं का योग कर लेना और 9 से विभाजित कर लेना, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। जैसे देखो 3 है, प्लस का 6 है, प्लस का 5 है, प्लस का 8 है, सभी को जोड़ो, 6 3 9, और 9 और 5 कितना होगा 14, और 14 और 8 कितना होगा 22। अब बताना 22 क्या 9 से विभाजित है, नहीं है, तो यह नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 19 नंबर कर रहा है W और X मिलकर एक काम को 40 दिन में पूरा करता है। W है और प्लस का X है, एक दिन में 40 काम करता है, एक काम को 40 दिन में करता है। X और Y मिलकर उसी काम को 60 दिन में, X और Y जो है उसी काम को 60 दिन में। W X Y यानी तीनों W है, X है और Y है, तीनों मिलके
वही काम को 30 दिन में पूरा करता है। अब एलसीएम ले लो, 60 दूना का 120 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे क्या करो, भाग दो, 40 तिया का 20, 60 दूना 20 यानी 30 चौका 20 से। अब हमें क्या कर रहा है, तो डब्लू और बाई मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। यहाँ से हमें क्या करना है, डब्लू और बाई का मान निकालना है। अब डब्लू और बाई का मान कैसे निकालेंगे, तो देखो डब्लू एक्स बाई तीनों मिल के जो है एक दिन में 4 काम कर रहा है। अगर यहाँ से हम W का मान निकालना चाहते हैं तो देखो ये वाला जो x बाई का मान है ना, इसमें घटा देंगे तो देखो ये कट जाएगा, W का मान निकल जाएगा ना। यानी क्या करेंगे, तो इन दोनों को हम घटा देंगे। अब देखो इन तीनों का मान जो है 4 है और इन दो का मान 2 है, यानी x बाई का मान 2 है और x बाई का मान हम घटा देंगे तो W का मान हमें कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। W का मान 2 निकल गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो बाई का मान निकालना है। अगर यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे W का मान 2 है और यहाँ पे टोटल का मान 3 है तो x का मान कितना होगा, तो x का मान 1 होगा, ठीक है। अब उसी प्रकार यहाँ पे x का मान 1 है और टोटल का मान 2 है तो बाई का मान कितना होगा, बाई का मान भी 1 होगा। यानी W का मान हमें कितना निकला, तो 1 निकला, W का मान 2 निकला और बाई का मान कितना निकला, 1 निकला। दोनों को जोड़ेंगे तो 3। अब कह रहा है कि W और बाई मिल के टोटल काम कितना है, तो टोटल काम 120 है और दोनों मिल के यानी 3 दिन में कितना काम करेगा भाई, तो यहाँ पे 40, यानी क्या होगा, 40 दिन में वह करेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 2 होगा, ठीक है। चले नेक्स्ट पे देखो, 20 नंबर का प्रश्न समझना। 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि दो संख्या का गुणनफल इतना है, उसमें से लघुत्तम समवर्तक कितना है, तो महत्तम समवर्तक क्या होगा। इसका सिंपल फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM और गुने HCF, ये इसका फार्मूला। अब देखो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, इन दोनों संख्या का गुणनफल 1480 है, ठीक है। अब कर रहा है यहाँ पे कि लघुत्तम समवर्तक LCM कितना है, 352, तो हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पे HCF निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF बराबर ये क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, यानी HCF बराबर क्या हो जाएगा, तो 1408 बटा 352, ठीक है। अब अगर हम इसको काटेंगे तो हमें कितना आएगा, 4 आएगा, जो कि 4 हमारा राइट आंसर, ठीक है। तो ये रहा आप सभी को टॉप 20 प्रश्न, जो कि सभी प्रश्न का हल 5 to 7 सेकेंड में हो गया। सभी विद्यार्थी यहाँ पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। और जो न्यू हो क्लास को लाइक जरूर कर देना, सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक शेयर करना, न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि अगले शिफ्ट का प्रश्न का नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। सभी विद्यार्थी को हमारी तरफ से जय हिंद।